हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था और आजीविका। प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कहता है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की, कैसे? तो आंसर होगा, वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे की उद्योग बहुत ही अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इंग्लैंड में लोहे और कोयले को प्रचुर मात्रा में खाने थे। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग और भी अधिक बढ़ावा दिया गया। इस तरह कोयला एवं लौह उद्योग औद्योगिकरण की गति प्रदान की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन अवधारणाओं परिवर्तन से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय में घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर अन्य प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा यातायात के दौरान साधनों का प्रयोग का अवसर मिला। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। उद्योग में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति में न तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात को। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई, इसका निरंतर विकास होता रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। इस समय भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु उत्पादन एक जगह कारखानों में न होकर दूर दरवाजों के गांवों में तथा घरों में होता था। औद्योगिकरण के कारण क्या थे? औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। न्याय और मशीनों का आविष्कार, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, कोयले लोहे की प्रचुर सस्ते श्रम की उपलब्धता और यातायात की सुविधा। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में संस्थानों और उस औद्योगिक क्रांति के देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा। इसमें उत्पादन बृहत पैमानों पर होता है और जिनकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व यदि उनके औद्योगिकरण होता है तो औद्योगिकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के कारखाने में होता है। इस प्रकार में घरेलू उत्पादोत्पत्ति का स्थान कारखाना उत्पत्ति ले लेता है। फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारणों को बताइए। फैक्ट्री प्रणाली के विकास में दो कारण निम्नलिखित है। मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। दूसरी का उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। कलकत्ता में पहली देश जूट मिल किसने स्थापित की? कलकत्ता में पहली देश जूट मिल की स्थापना 17 ईस्वी में मारवाड़ी व्यवसाय सेठ हुकुमचंद ने किया था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसके कारण लघु तथा कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कारखानों में रोजगार की तलाश में गांवों से बेरोजगार लोगों का समूह उनके शहरों की ओर होने लगा। उन शहरों में नौकरी ढूंढने पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कारखानों के श्रमिकों को अस्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। उनकी वजह की काम का मौसम समाप्त होने के बाद टोकरी से हटा दिया। औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहता था। शहरों में अनेक रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। भारत में निरोधीकरण क्यों हुआ? 1885 के बाद अंग्रेज सरकार की औद्योगिक नीतियों, मुक्त व्यापार की नीतियों, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा, परिवहन शुल्क लगने, रेलवे कारखाने में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देने आदि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विन्यास था। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी जिसमें देश उद्योग अपने महत्व खाने लगे, जिससे भारतीय
उद्योगों की निरोधीकरण होगा। सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया? सस्ते श्रम की उपलब्धता को औद्योगिकरण के विकास के कारण आवश्यक था। ब्रिटेन में बाड़बंदी अधिनियम 1792 में लागू हुआ था। बरामदगी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदारी बड़े बड़े फर्म स्थापित किए, किसी भूमिहीन मजदूर बन गए। बरामदगी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसानों कारखानों को काम करने के लिए मजबूर हुआ। यह काम मजबूदार पर काम करने का बदय था। इस सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की, फलस्वरूप औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1881 के प्रथम कारखाने अधिनियम का परिचय दे। 1881 में पहला फैक्ट्री पारित हुआ। इसके द्वारा 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तक किए गए थे। महिलाओं को भी काम के घंटे तक मजदूरों तक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू और कुटीर उद्योग का परिभाषित करें। घरेलू उद्योग में मशीनों का उपयोग नहीं होता था, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के बर्तनों बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े के सामान बनाना, फर्नीचर आदि घरेलू उद्योगों को श्रेणी में आते था। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तु अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय को अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है। ये सब देखता है। इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? इंग्लैंड में यात्री युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। 1773 में लंकेश्वर के वैज्ञानिक जान के फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई, जिससे बनाई गई रफ्तार बढ़ी तथा शीत की मांग बढ़ी गई। 1665 में ब्लैक बर्न के जेम्स हर्ग्रीव्स ने स्पेलिंग चेनी बनाई, जिससे सतह की कताई 8 गुना बढ़ाई गई। रिचर्ड आर्कवुड ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे अब हाथ से सूत काटने को काम बंद हो गया। कैप्टन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाई। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में कम खर्च में ही बारीक सूत अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा। इसमें वस्त्र उद्योग में क्रांति गई। इन सूत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या था? 1813 इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अधिनियम था, जिसमें व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकतम समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान मुक्त पर व्यापार की नीति पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादक अपने उत्पादों को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन बनाते हैं? उत्पादकों को बचाने के लिए, एक ग्राहकों की आकृष्ट करने के लिए उत्पादक आमने सामने पर लेबल रखते थे। लेबलों से उत्पादन की गुणवत्ता स्पष्ट होती थी। अनेक लेबलों पर प्रभावशाली व्यक्तियों और देवी देवताओं के चित्र बना सकते थे, जिसके ग्राहकों की ओर आकर्षित होते थे। 19वीं सदी के अंतिम चरण से उत्पादकों ने अपने अपने उत्पादों के प्रचार के लिए आकर्षक कैलेंडर छपवाने प्रारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1905 में बंगभंग आंदोलन में स्वदेशी बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उद्योग में तेजी आई। 1912 ईस्वी तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देश उद्योगों की रियायत प्रदान करे। कपड़े उद्योगों के लिए अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों को भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुए। 1885 के बाद सरकार ने उद्योगों को विकसित करने के लिए किया। इसका देश उद्योगों पर क्या प्रभाव? 1885 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। भारत में आयात निर्मित वस्तुओं पर भारी बिक्री पर सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाया गया। भारत से कच्चा माल का निर्यात किया जाने लगा। इस देश कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। 1850 में 1914 में भारतीय उद्योगों की क्या विशेषता थी? इस अवधि में वैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया जो निर्यात करने वाले सामने का उत्पादन करते थे और जो राष्ट्र के लिए लाभदायक थे, जैसे पटसन और चाय। साथ ही वैसे माल का उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा अधिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में कितने स्टील प्लांट है? तो वर्तमान समय में 7 स्टील प्लांट है। इंडियन आयरन एंड स्टील
कंपनी हीरापुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटका में है। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है। नेक्स्ट देखेंगे दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट कहेगा तो दुर्गापुर में है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई। असलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। छोटे गंदे और अस्कार स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूरों निवास करते थे वैसे स्थानों के असलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप असलम पत्ती की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन थे। तो 18वीं सदी में भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। इस समय कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग मुख्य रूप से प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की आज़ादी के बाद कुटीर उद्योग के विकास में भारत सरकार की नीतियों को लिखे। कुटीर उद्योग को उपयोगिता और महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए। 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। 1952 से 53 में लघु उद्योग के प्रोत्साहन देने के लिए हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल के रेशे एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड स्थापित किए गए। 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यातायात की सुविधा के औद्योगिकरण की गति किस प्रकार तीव्र किया गया। यातायात की सुविधा में फैक्ट्री से उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल के फैक्ट्री तक ले जाने में सहायता की। रेलमार्ग शुरू से नदियों के एक समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, जहाज़ों के द्वारा मालों के तटों पर पहुंचता था। रेल के विकास ने औद्योगिकरण के गति को तीव्र कर दिया। रेलवे द्वारा कोयला, लोहा, अन्य उत्पादकों वस्तुओं को कम समय में और कम खर्च पर ले जाना संभव हुआ। अतः यातायात की सुविधाओं में औद्योगिकरण की गति को तीव्र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास लिखे। भारत में कुटीर उद्योग के पतन के बाद देशी एवं विदेशी पूंजी लगाकर वस्त्र उद्योग की गई फैक्ट्री खोली गई। 1851 में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े को मिल खोली गई। 1854 में पहली वस्त्र उद्योग की कारखाना काशी नंदजी दरबार ने खोला। सन 1854 में से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ। 1880 के 95 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 से भी अधिक हो गई। इस समय सस्ते मशीनों की यातायात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ाया गया। 1895 से 14 तक के सस्ते मशीनों को यातायात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योगों को बढ़ाया गया। 1995 से 1914 तक के 20 सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुंच गई थी और भारतीय सूती धागों का निर्यात चीन को होने लगा। ब्रिटेन में महिलाओं कामगारों की स्पेन जाने पर क्यों हमले किए। बेरोजगारी की आशंका से मजदूर कारखानों एवं पसीनों के व्यवहार को विरोधी कर रहे थे। इसी क्रम में उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का जब व्यवहार होने लगा, जब उद्योगों के लगी महिलाओं ने उसका विरोध आरंभ किया। इसके अपनी रोजगार छीनने की आवश्यकता थी, अतः इन लोगों के स्पिनिंग जेनी किसानों पर आक्रमण कर उन्होंने तोड़ना आरंभ किया। उस स्थिति का वर्णन कर एक मजिस्ट्रेट ने किया है जिसकी नियुक्ति मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय व्यापारी कंपनी तथा बैंक किस प्रकार भारतीय उद्योगों के विकास में सहायता थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनी व्यापार पूंजी लगती थी। यह प्रबंधीय एजेंसी के द्वारा हुआ था जो उद्योगों पर नियंत्रण भी रखते थे। इनमें बर्ड हिंगलर्स एंड कंपनी, एड्यूस और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। जबकि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया
1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसेंजर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई थी। यह बैंक भारतीय उद्योगों के विकास में भी सहायक था। गेटो बंद करा। जॉबर कौन था? जॉबर कौन था? कारखानों तथा मिलों में मजदूरों और कामगारों की नियुक्ति के माध्यम से जॉबर या रोजगार दिलवाने वाला होता था। प्रत्येक मिल मालिक जॉबर नियुक्ति करता था। यह मालिक का विश्वास कर्मचारी होता था। वह आवश्यकतापूर्वक अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें कारखानों में नौकरी नहीं दिलवाता था। मजदूर की सहायता में रहने वाली इस आवश्यकता की पूर्ति में सहायता करता था। गुमशुदा कौन था? गुमशुदा कौन था? तो गुमशुदा अंग्रेज व्यापारी के एजेंट थे जिनकी सहायता से भारतीय कारीगरों को पेशगी एक रकदम उनसे उत्पादन कराया जाता था। यह बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे। यह वस्तुओं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखता था। बाड़ाबंदी अधिनियम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो बाड़ाबंदी अधिनियम इंग्लैंड में 1892 में लागू हुआ। बाड़ाबंदी तत्परता के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित किए। इसके कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। लेसेंजर फेयर क्या था? किसी सरकार द्वारा देश की किसी निजी आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप न कारण इसी हस्तक्षेप की नीति को लेसेंजर फेयर के कारण निम्न से जाना सकता है। इसे मांगी एवं पूर्ति के स्वतंत्रता शक्ति अर्थव्यवस्था में स्वतः संतुलित बना लेता है। बुजुर्गों वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? शहरों के उद्भव में समाज के बुजुर्गों या मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। एक नई शिक्षित वर्ग का उदय या जहां विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर एक आय एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों को क्यों बहाल किया? तो बुनकरों पर नियंत्रण तथा वस्तु की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए ही गुमशुदों को बहाल किया गया। फ्लाइंग शटल के व्यवहार का हथकरघा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्लाइंग शटल से जहां एक और उत्पादन में वृद्धि हुई और कामगारों की संख्या में कमी लाकर भी बचत किया गया। इन बुनकरों की दोगुना लाभ हुआ। फ्लाइंग शटल की व्याख्या हथकरघों के उद्योग में तेजी से बढ़ने लगा। 1941 में 35% से अधिक हथकरघा फ्लाइंग शटल द्वारा संचालित होने लगा। त्रावणकोर, मैसूर, कोचीन, बंगाल में हथकरघा उद्योग में फ्लाइंग शटल का व्यवहार 70 से 80% तक होने लगा। यह क्षेत्र हथकरघा उद्योग के केंद्र बनाए गए जहां बड़े स्तरों पर जाने लगा। बढ़ते हुए उत्पादन के आधार पर हथकरघा उद्योग मिलों में उत्पादित वस्तु का मुकाबला करने की स्थिति में आ गया। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा सकता है? इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोगों से जो राशि के हिसाब से ऊन छोड़ते थे उन्हें खरीदते थे। ऊन को सूती काटने वाले तक पहुंचते थे। तैयार धागा वस्तु बुनने वाले चुनों के सहारे कपड़ा समेटने वाले रक्षाजी के पास ले जाते थे। रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंचता था जहां उसकी फिनिशिंग होती थी। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। 1850 के 60 के बाद भारत में बगीचा उद्योग के विषय में लिखे। 1850 से 60 के बाद भारत के बगीचा उद्योग में नील, चाय, रबर, कॉफी और बर्तन मिलों की शुरुआत हुई थी। इन उद्योगों पर अधिकार विदेशी उद्योगपतियों को प्रभाव था कि इन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे अब। औद्योगिकरण की भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण के भारत पर व्यापक पड़ा। औद्योगिकरण ने भारत पर प्रभाव निम्नलिखित हुए। उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण के विकास में पूर्व भारत मां उत्पादन का कार्य छोटे गृह में होता था। अब उत्पादन कारखानों में होने लगता था। कपड़ा बुनने सूते काटने के लिए मिल स्थापित किए गए। इस प्रकार औद्योगिकरण के भारतीय उद्योगों के विकास हुआ। नगरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण केंद्र सरकार के रूप में परिवर्तन हुआ।
वहाँ बाहर के लोगों को आकार बसने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण पुराने लोग जैसे बम्बई कलकत्ता की समृद्धि में वृद्धि हुई तो नगर निगम भी विकसित हुआ, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, सिंदरी, धनबाद, डालमिया इत्यादि। कुटीर उद्योगों की उन्नति। कुटीर उद्योगों की उन्नति कारखानों की स्थापना में परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन कर दिया गया। इसका एक प्रमुख कारण था कारखानों में उत्पादन सामने सस्ते थे, जबकि कुटीर उद्योग में उत्पादन सामने महंगे थे, इसलिए बाजार में इनकी मांग घट गई थी। सरकारी नीतियों के कारण कुटीर उद्योगों को कच्चा माल मिलना था दुर्लभ हो गया था, फलतः वे बंद हो गए। सामाजिक विभाजन क्या है? भारत में औद्योगिकरण के विकास के साथ ही नए नए सामाजिक वर्गों को उदय और विकास हुआ। कल कारखानों के विकास के कारण समाज पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। फिर नेक्स्ट देखें, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाले। तो भारत में औद्योगिकरण ने कुटीर उद्योगों को काफ़ी क्षति पहुंचाई, परंतु 10 विषम परिस्थितियों में भी गाँव में यह उद्योग फूल रहा था, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा था। महात्मा अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा का अनुकूल है। कुटीर उद्योग उपभोग से अत्यधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करने में तथा जैसे महत्व से जुड़ा था। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान कुटीर उद्योगों द्वारा होता था। कुटीर उद्योगों में बहुत कम पूंजी आजीविका की आवश्यकता होती थी। कुटीर उद्योग में वस्तुओं को उत्पादन करने की क्षमता, असर उद्योग में वस्तुओं को उत्पादन करने की क्षमता, उद्योग करने की भावता कुछ लोग के हाथ में न रहकर बहुत से लोगों के हाथ में रहती थी। कुटीर उद्योग जनसंख्या का यह बड़े शहर में पलायन को रोकता है। कुटीर उद्योग में गांवों की आत्मनिर्भरता बनाने का एक और औजार है। औद्योगिकरण के विकास के पहले भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। भारतीय मलमल तथा छठी सती कपड़ों की मांग पूरे विश्व में। ब्रिटेन भारतीय हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया था। हाथों से बन मनहील धागों के कपड़े, तसर मिल्क, बनारसी तथा बुलचोरो साड़ियाँ तथा बने हुए बंडर वाली साड़ियों एवं मद्रास की लंगियों की मांग ब्रिट अधिक थी। चूँकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विविध बाटी सरकार की नीति में भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत के कच्चा माल के निर्यात को प्रोत्साहित देना था, इसलिए ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी स्वदेशी आंदोलन के समय खरीदी जैसे वस्त्रों की मांग ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण के कारणों को उल्लेख करें। औद्योगिकरण के कारणों का प्रमुख कारण महत्व है स्वतंत्रता व्यापार और हस्तक्षेप की नीति। ब्रिटेन में स्वतंत्रता व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकास किया, जिसके कारण उत्पादन वस्तुओं की मांग पर काफ़ी वृद्धि हुई। नए नए मशीनों का आविष्कार। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिक जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1770 में जेम्स हर्बीज ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। सन 1773 में जॉन के फ्लाइंग सदल बनाया गया, जिसके जूले बड़ी तेजी से काम करने लगे तथा धींगे की मांग बढ़ने लगी। टॉम्स बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कारों ने सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था आपका क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट से था। टॉपिक का नाम जो था अर्थव्यवस्था और आजीविका। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2026 में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक्स।